बजट आने के बाद एक चीज जो सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी में है, वो बजट के साथ कीवर्ड दिया गया है ज्ञानी। इसके बारे में लगातार चर्चा हो रही है। जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, एन से नारी सशक्तिकरण। यानी कि चार के साथ साथ चार का कल्याण कब हो सकता है? जब दो आई होंगे, यानी कि इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। जो इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मध्य प्रदेश में हो रही है, इंडस्ट्री की बात हो रही है, उसके बाद क्या लगता है कि देश का ये जो टारगेट है, इसको पाने में मध्य प्रदेश की भूमिका कितनी है? मध्य प्रदेश की जो जीएसडीपी है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत प्रभावित होती है। जब उस पोटेंशियल को हाईलाइट किया जाएगा या एक्सपोजर उसको जब मिलेगा, यानी कि उस सेक्टर से रिलेटेड इंडस्ट्री आएगी, तो सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि वहां का जो युवा है उसको रोजगार के रास्ते खुलेंगे। दूसरी चीज, वहां की इकोनॉमी बढ़ेगी। मगर विपक्ष जिस बात पर बार बार प्रश्न करता है कि मध्य प्रदेश सरकार का कर्जा बहुत तेजी से बढ़ा है, और शायद लाडली बहना योजना के कारण ही पिछले कुछ साल में सरकार ने बार बार कर्ज लिए भी। क्या कर्ज सच में मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगी आने वाले समय? नगद राशि देना, मैं मान के चलता हूं कि वो सशक्तिकरण का माध्यम नहीं हो सकता। हालांकि जेंडर इक्वलिटी के लिए, महिलाओं को बराबरी में खड़ा करने के लिए, उनको सशक्त करने के दूसरे माध्यम, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की तरफ कदम हो। लेकिन ये भी निश्चित है, जो राज्य जितना ज्यादा कर्ज लेगा वो उतना ही विकसित राज्य की तरफ जाएगा। उसके पीछे कारण है, अगर मध्य प्रदेश उस रास्ते पर चल रहा है तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना है या विजन है, उस विजन को फुलफिल करने में स्टेट की बड़ी भूमिका, बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है। बशर्ते देश की संसद के बाद अब मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी बजट पेश हुआ है। बजट पेश होने के बाद विधानसभा अब तक चल रही है, और जो कीवर्ड्स चर्चाओं में आए हैं वो है ज्ञानी, महिलाएं, युवा और बढ़ता हुआ सरकारी कर्ज। इन्हीं सब विषयों और मध्य प्रदेश की बजट पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सौरभ जी, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कि बजट आने के बाद एक चीज जो सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी में है, वो बजट के साथ कीवर्ड दिया गया है ज्ञानी। इसके बारे में लगातार चर्चा हो रही है। अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सके कि फोकस क्या है और ये ज्ञानी नाम क्यों रखा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, 2024 जनरल इलेक्शन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जब कहीं ना कहीं जाति आधारित गणना की बात विपक्ष ज्यादा उठा रहा था, उस समय उन्होंने जातियों में न बांटते हुए देश की पॉपुलेशन को 4 वर्गों में बांटा, और वो कहीं ना कहीं इलेक्शन में बड़ा मुद्दा भी रहा। वो थे, उन्होंने उसको ज्ञान से बताया। जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी सशक्तिकरण। जी। इस पर को अडॉप्ट करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जब सत्ता में आए मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने इस इनिशिएटिव को बहुत मजबूती से उठाया। और शायद आपको याद होगा कि उन्होंने इन चारों वर्गों के कल्याण के लिए 4 मिशन का भी गठन किया था। युवा कल्याण मिशन, नारी सशक्तिकरण मिशन, अन्नदाता सशक्तिकरण मिशन और गरीब कल्याण सशक्तिकरण मिशन। तो ये मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य था उस समय भी। ये पिछले साल की बात है। और आपने देखा भी होगा कि पिछले साल का अगर मोहन यादव का बजट को देखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इन चारों वर्ग, यानी कि पूरी पॉपुलेशन इनमें कवर हो जाती है। अगर इनका कल्याण है तो देश में वेलफेयर आगे है। तो उन्होंने इसके लिए पिछले साल के बजट में कई प्रावधान किए थे। लेकिन मध्य प्रदेश, आपको पता हो कि इनोवेशन लाने के लिए जाना जाता है, और विशेषकर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, क्योंकि हमने पिछले बार बजट में देखा था कि उन्होंने एक नई चीज लाए थे, जीरो बजटिंग, जिससे बजट लेफ्ट ना हो किसी विभाग का, यानी कि उसको उतना ही मिले जितनी जरूरत हो, उसको जीरो बजटिंग कहते हैं। ये इनिशिएटिव लिया था उस समय भी। मेरे ख्याल से
देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश था वो इनिशिएटिव लेने वाला। अब अगर आगे चलते हैं, इस बार का भी देखते हैं, इस बार भी कुछ इनोवेशन वो लाए हैं। उसमें आपने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा कि ये ज्ञानी क्या है, तो GYANI यानी कि 4 के साथ साथ 4 का कल्याण कब हो सकता है, जब 2 आई होंगे, यानी कि इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। स्टेट का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हो, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इंडस्ट्री की तरफ ले जाए, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस करें, जिससे कि किसान का कल्याण, युवाओं को रोजगार, गरीबों को काम, ये सब सुनिश्चित होगा। तो वो कहीं ना कहीं इस बार के बजट में आपने बड़ा अच्छा प्रश्न भी पूछा है कि ज्ञानी ये क्या इनिशिएटिव है। तो आई का मतलब उन्होंने इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री को भी अपने बजट में फोकस में लिया है। मैंने सुबह से जितने भी अखबार पढ़े या जो न्यूज़ में भी हम देख रहे हैं, कहीं पे इस बात की चर्चा नहीं हुई कि ज्ञानी प्रधानमंत्री मोदी के जो 2024 में फैसला लिया था, वहाँ से जुड़ कर है। ये नई बात है। ये तो हो गई ज्ञानी की बात जो मेन फ़ोकस है। इसके अलावा आप लगातार बजट पे आपने अध्ययन किया होगा। मेन हिस्से आपको कौन से लगते हैं, ऐसे हिस्से इस बजट के जिनके बारे में जितनी चर्चा होनी चाहिए, उतनी चर्चा हो नहीं पाई? मुझे ये लगता, देखिए, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, कहीं ना कहीं उसका ध्यान कल्याण और विकास, 2 मुद्दों पर तो रहता ही रहता है। साथ ही कहीं ना कहीं राजनीतिक भी होता है कि जिससे आने वाले जो भी इलेक्शंस हो, उसमें बजट कैसे सपोर्ट करे। तो इस बजट में अगर हम देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में इस चीज को समझा है, हर राज्य सरकार ने समझा है कि जो दुनिया की, देश की सॉरी, आधी पॉपुलेशन है, महिला आबादी की, उसका सशक्तिकरण या उसको अपनी तरफ आकर्षित करके कैसे लाया जाए। इस बजट में आप देख रहे होंगे कि महिला सशक्तिकरण, यानी कि महिला एवं बाल विकास विभाग को जो बजट एलोकेट किया गया है या उसका प्रपोज किया गया है, वो काफी बड़ा है, जिसमें एक चीज सुनिश्चित की गई है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में जो कमिटमेंट किया था लाडली बहना योजना के रूप में, उसको आगे रन किया जा सके। यानी कि ये निश्चित है कि जो आने वाला साल होगा, यानी वित्तीय वर्ष, उस वित्तीय वर्ष में जो 1500 रुपए अभी हैं, वो मेरे ख्याल से कंटिन्यू चलेंगे, क्योंकि 23,000 करोड़ का बजट, क्योंकि अभी आपको पता हो 1800 करोड़ का पर मंथ का उस पर बर्डन आता है। तो 23,000 करोड़ का जो प्रोविजन है, वो कहीं ना कहीं वही इशारा करता है कि ये स्कीम अगले साल भी कंटिन्यूस होगी। हो सकता है कि बीच में अगर बढ़ाने का मौका मिले, क्योंकि जैसा कि सरकार ने शुरुआत में, यानी इसी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उसको और फुलफिल करने के लिए, तो वो बाद में सप्लीमेंट्री बजट में उसको आगे या दूसरी रास्तों से लिया जा सकता है, कि बढ़ भी सकता है। लेकिन इस बजट का ये महत्वपूर्ण है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, मध्य प्रदेश की जो जीएसडीपी है, वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत प्रभावित होती है। और ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का जो इनिशिएटिव है, जिसमें उन्होंने किसान कल्याण के रूप में इस वर्ष को अनाउंस किया है, देखिए, कुछ चीजें उनकी हैं जो बताई जा सकती हैं। पहला, पिछले साल और आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री ग्रोथ ईयर घोषित किया था उन्होंने, कि इन्वेस्टमेंट कैसे आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो, उस पर उनके प्रयास भी रहे। देखिए, इसमें बीच में एक बात छूट जाएगी, मुझे याद आती है तो मैं बता देता हूं। दुनिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है विकास में एक रूपता, यानी कि डिस्पैरिटी, यानी रीजनल डिस्पैरिटी, एक बड़ा चैलेंज दुनिया की हर सरकार के सामने है, क्योंकि एक साथ सभी क्षेत्रों का विकास किया जाना बहुत मुश्किल काम है। मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में मालवा अंचल, विशेषकर इंदौर, ज्यादा विकसित था, लेकिन दूसरे जो क्षेत्र थे, चाहे ग्वालियर चंबल हो, चाहे रेवांचल हो, या फिर महाकौशल और बुंदेलखंड हो,
यहाँ से पलायन होते हैं, दूसरे राज्यों में लोग जाते हैं जहाँ रोजगार की तलाश में जाते हैं। लेकिन इनका एक इनिशिएटिव इन्होंने लिया जिसमें रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स उस रीजन में किए। उस रीजन में करने के पीछे ये नहीं था कि वहाँ चले जाओ तो भाई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो जाएगा या वहाँ उद्योगपति बढ़ा दो। उन्होंने उसमें एक चीज का बड़ा महत्व था कि उन चीजों को लिया जो पोटेंशियल पर्टिकुलर उस एरिया में है। जब उस पोटेंशियल को हाईलाइट किया जाएगा या एक्सपोजर उसको जब मिलेगा, यानी कि उस सेक्टर से रिलेटेड इंडस्ट्री आएगी, तो सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि वहां का जो युवा है उसको रोजगार के रास्ते खुलेंगे। दूसरी चीज, वहां की इकोनॉमी बढ़ेगी और जब इकोनॉमी वहां की बढ़ेगी और वहां के रिसोर्सेज का सही तरीके से दोहन हो पाएगा, तो ये जो इनिशिएटिव है, मैं ये मान के चलता हूं, मैं मुक्त कंठ से इसकी तारीफ करता हूं कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने इस प्रकार का इनिशिएटिव लिया है और उस इनिशिएटिव के मार्फत कहीं ना कहीं उस चैलेंज को दूर करने का प्रयास किया है जिसमें एक साथ सभी क्षेत्रों का विकास हो पाना संभव। अच्छा, केंद्र की सरकार भी है, प्रधानमंत्री बार बार ये बात करते हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमें बननी है, भारत की इकोनॉमी को और बड़ा बनाना है। जो इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मध्य प्रदेश में हो रही है, इंडस्ट्री की बात हो रही है, उसके बाद क्या लगता है कि देश का ये जो टारगेट है, इसको पाने में मध्य प्रदेश की भूमिका कितनी होगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य हैं, वो लगातार घोषणा कर रहे हैं कि वो $1 ट्रिलियन का टारगेट मीट करेंगे। मध्य प्रदेश कहाँ पहुंचता होगा? देखिए, आपने सौरभ जी दोबारा बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये कहीं ना कहीं जो विकसित भारत का देश का सपना है, देश की सरकार का सपना है या प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना है 2047 तक, वो तभी संभव होगा जब देश आत्मनिर्भर बनेगा। और देश आत्मनिर्भर दिल्ली में कहने से नहीं बनेगा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जब चारों तरफ एक साथ विकास होगा, लोग अपने आप को ये महसूस करेंगे कि वो आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं, तभी ये सपना पूरा होगा। मध्य प्रदेश ने कोई दो राह नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ जो कदम बढ़ाए हैं, अगर वो धरातल पर आ जाते हैं या उन इनिशिएटिव्स का प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो जाता है, इंप्लीमेंटेशन हो जाता है, चाहे पॉलिसीज में चेंज किया हो, बहुत सारी पॉलिसीज में चेंज किया, नई पॉलिसीज लाए हैं, कई फैसिलिटीज ऐसी दी जा रही हैं जो डीम्ड हैं, मतलब जरूरत पड़ने पर तुरंत निर्णय ले लिए जाते हैं इंडस्ट्रीज के लिए। अगर इन पर काम चलता रहा और यहां जैसा कि अभी तक ये माना जाता है कि 30 से 33 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स आए हैं, जिसमें सरकार का ये भी दावा करती है सरकार कि उसने 8 से 9 लाख करोड़ के प्रपोजल्स को धरातल पर भी ला दिया है। ऐसे में अगर मध्य प्रदेश उस रास्ते पर चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना है या विजन है, उस विजन को फुलफिल करने में स्टेट की बड़ी भूमिका, बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है, बशर्ते उन चीजों का एजुकेशन प्रॉपर हो सके। जहाँ एक तरफ विकास के मॉडल की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात हो रही है, महिलाओं की, मगर विपक्ष जिस बात पर बार बार प्रश्न करता है कि मध्य प्रदेश सरकार का कर्जा बहुत तेजी से बढ़ा है और शायद लाडली बहना योजना के कारण ही पिछले कुछ समय में सरकार ने बार बार कर्ज लिए भी हैं। क्या कर्ज सच में मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगी आने वाले समय? क्योंकि कुछ राज्यों में हमने देखा, चाहे हिमाचल की सरकार, वहां पे वो समस्या है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी तक देने में सरकार को परेशानी है। क्या मध्य प्रदेश का भविष्य भी इसी तरफ आगे बढ़ रहा है? देखिए, आपके इस प्रश्न का जवाब जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आपने एक स्कीम का नाम लिया है जी, जो 2023 में भारतीय जनता पार्टी के लिए गेम चेंजर के रूप में उभरी। कई दूसरे दलों ने भी उसको अपनाया। ये राजनीतिक एजेंडे के रूप में मैं मानता हूं। ये फ्रीवीज का एक प्रकार है, नगद राशि देना। मैं मान के चलता हूं कि वो सशक्तिकरण का माध्यम नहीं हो सकता। हालांकि जेंडर इक्वलिटी के लिए, महिलाओं को बराबरी में खड़ा करने के लिए
उनको सशक्त करने के दूसरे माध्यम उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की तरफ कदम हो, स्वावलंबी बने, आश्रित ना हो, ऐसे कदम अगर उठाए जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि होल पॉपुलेशन तभी डेवलप होगा जब सभी जेंडर्स यानी दोनों जेंडर्स एक साथ अपना कंट्रीब्यूशन प्ले करें। तो वो जो निर्णय था, वो निर्णय कहीं ना कहीं राजनीतिक था, लेकिन वो एक स्टेट पर भार तो है, इसमें कोई दो राह नहीं। लेकिन विपक्ष का ये जो मानना है, मैं उसमें आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, विपक्ष क्वेश्चन उठाता है जब कर्ज का आंकड़ा बजट के साइज से बड़ा हो, तो विपक्ष को लाजमी है कि वो प्रश्न उठाए। लेकिन ये भी निश्चित है कि जो देश जितना ज्यादा कर्ज लेता है, वो उतना ही विकसित होता है। जो राज्य जितना ज्यादा कर्ज लेगा, वो उतना ही विकसित राज्य की तरफ जाएगा। उसके पीछे एक कारण है। आप जानते हैं, एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं। जैसे कोई घर है या कोई इंडस्ट्री चलाना चाहता है, क्या वो अपने कैपिटल, खुद के कैपिटल से इंडस्ट्री चला सकता है? नहीं, वो कर्ज लेता है। कर्ज तो लेना ही पड़ेगा उसको, लोन तो लेना ही पड़ेगा। लोन किसके लिए लेता है? विकास के लिए लेता है। विकास के लिए लेता है, इंडस्ट्री डालेगा, मटेरियल खरीदेगा, एम्प्लॉयमेंट देगा, और फिर उसको आगे चल के वो भी मुनाफा कमाएगा, लोगों को मुनाफे का रास्ता प्रशस्त करेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि कर्ज लेना बुरा नहीं है। विकसित राज्य के लिए, विकसित राज्य बनाने के लिए ये अच्छा स्टेप है, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं निर्धारित हैं। वो सीमाएं क्या होती है? जीएसडीपी पर, स्टेट के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो उसकी सकल आय है स्टेट की, उस आय का 25 to 30%। अभी जो रिसेंटली बजट प्रपोज किया गया है, उस बजट में आई थिंक 18,65,000 या 70 ऐसा कुछ करोड़, 0.67 करोड़ ऐसा कुछ है। अगर इससे आकलित करें तो जो मध्य प्रदेश का कर्ज है, आई थिंक वो है 4.94 लाख करोड़ रुपीस। तो 1/3 ऑफ दी 25 से 30%, यानी 1/3 भी किया जाए, तो मुझे लगता जो जीएसडीपी इस बार दिखाई जा रही है, प्रोजेक्टेड है, उससे अभी कम है सीमा। तो इनकी सीमा अभी है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट इनका बढ़ रहा है, वो थोड़ी सी चिंता का विषय है। यानी राजकोषीय घाटा, आमदनी से ज्यादा खर्चा, जो डिफरेंस होता है उसको राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो वो 3.87 हो रहा है। देखिए, अगर आपको पता होगा कि जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 है, मध्य प्रदेश ने 2005 में उसको अडॉप्ट किया था, उसको देखें तो वो खर्चों को कम करने पर अंकुश लगाने की बात करता है, और उसके तहत ये माना जाता है कि 2.5 to 3% जीएसडीपी का अगर फिस्कल डेफिसिट है, तो वो नेग्लिजिबल है, मतलब उस पर कोई चिंता का विषय नहीं है, यानी कि स्टेट कैन रन फॉरवर्ड। तो अब इसका मतलब है कि यहां पर यह दिखाया जा रहा है कि 3.87, जैसा कि कल बताया गया कल के बजट। लेकिन इसमें भी सरकार का ये मानना है, मैं जो मानता हूं, हालांकि विपक्ष जो प्रश्न उठा रहा है वो उसका अपना सोच है, और ये प्रश्न सरकार को जगाते भी हैं, और सरकार को जागना भी चाहिए कि हम अपनी आमदनी को और कैसे बढ़ाएं, यानी रेवेन्यू जनरेशन कैसे और तेज हो। और रेवेन्यू जनरेशन कब होगा? जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, केवल टैक्स ना लाद कर। हालांकि ये प्रयास बहुत अच्छा है, लगातार मोहन यादव की जब से सरकार आई है तो कोई नया टैक्स नहीं लगाया उन्होंने, यानी कि जो 10.61% ग्रोथ उनको दिख रही है अगले साल के में, जो प्रोजेक्टेड है, एस्टिमेटेड है, यानी कि जो अभी टैक्स मिलता है, रेवेन्यू टैक्स जो स्टेट का है, उससे इतने % अधिक मिलेगा अगले साल। तो वो केवल जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ते हैं, ठीक है, तो जो पैसा आता है उस पैसे से वो बजट, सॉरी, वो रेवेन्यू इतना हो जाएगा। तो रेवेन्यू जनरेशन के रास्ते खुलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो ट्रेड होगा, प्रोडक्शन होगा, टैक्स बढ़ेगा, लोग आएंगे तो भी टैक्स बढ़ेगा। यानी जो वेरियस सेक्टर्स हैं, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर हो, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हो, इंडस्ट्री सेक्टर हो, इन सब सेक्टर्स में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक रास्ता
दिखाने का प्रयास है, तो ये मैनेजेबल है, जो मैं मान के चलता हूं। लेकिन विपक्ष की अपनी चिंता है, क्योंकि उसको तो कहीं ना कहीं अगले बार चुनाव में भी जाना है और पब्लिक के प्रति उसकी जिम्मेदारी भी बनती है कि कहीं ना कहीं सही चीजों से उसे पब्लिक तक पहुंचाए, जिससे उनकी पार्टी की इमेज बने। लेकिन मेरा ये मानना है कि फिस्कल डेफिसिट को कम करने की तरफ प्रयास है। हालांकि सरकार ये भी कहती है कि ये जो फिस्कल डेफिसिट दिख रहा है, उसके पीछे कुछ ऐसे कर्ज हैं जो सेंटर से या वर्ल्ड बैंक से वो ब्याज के रूप में नहीं देने पड़ते, उनका कर्ज केवल किस्तों के रूप में देना पड़ता है, तो उसको दिख रहा है, लेकिन वो राज पर बर्डन नहीं है, ऐसा मानना है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी गुंजाइश अभी उस फिस्कल डेफिसिट को कम करने की है। मतलब बजट में एक तरफ विकास की बात है तो दूसरी तरफ कुछ चुनौतियां भी हैं जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, हमारे दर्शकों को ये चीजें समझाई। इस तरह के इंटरव्यूज के लिए, वीडियोस के लिए आप आयुष से जुड़े रहेंगे। आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।